Hello students, welcome to your online class, and in today's session we will study about vectors under biotechnology principles and processes. तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो वेक्टर्स होते हैं दे आर नीडेड टू ट्रांसफ़र द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म. अब ये जो वेक्टर्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए और किन ऑर्गेनिजम्स को या किस जैसे मॉलिक्यूल को हम एज वेक्टर यूज़ कर सकते हैं, ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले जो वेक्टर्स होते हैं हमारे उनके हम करते हैं प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो किसी भी वेक्टर में प्रेजेंट होना चाहिए दैट इज़ ORI साइट, जिसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन साइट. दीज आर द प्लेसेस फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट. तो अब ये साइट होनी क्यों ज़रूरी है कि अगर एक पीस ऑफ DNA किसी भी ऑर्गेनिज्म में एंटर करता है तो वो अपने आप तो रेप्लिकेट होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं उसको वेक्टर के साथ अटैच करते हैं. तो जब वेक्टर क्या होगा, रेप्लिकेट होगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेट होगा, वेक्टर रेप्लिकेट होगा, तो हमारा जो पीस ऑफ DNA है जो हमने होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाला है वो भी क्या होगा, रेप्लिकेट होगा. सो दिस इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. सेकेंड इम्पॉर्टेंट पे आ जाते हैं हम. जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो किसी भी किस में होना चाहिए, वेक्टर में प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज़ ROP. इसे हम कहते हैं प्रोटीन फॉर रेप्लिकेशन. अब ये जो प्रोटीन है एक्चुअली दिस इज़ अ साइट, ROP साइट होती है और यू कैन से एक कोड होता है, ठीक है, जो एक प्रोटीन सिंथेसाइज करती है. ये जो प्रोटीन है ये क्या करेगी, ये प्रोटीन पहले ORI साइट पे या ORI साइट पे जाके बाइंड करेगी. आफ्टर दैट DNA पॉलीमरेज बाइंड्स एंड स्टार्ट द रेप्लिकेशन प्रोसेस. तो ये साइट प्रेजेंट होनी चाहिए. थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम कर लेते हैं. थर्ड इज सिलेक्टेबल मार्कर. अब सपोज हमने होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या लिया, E. coli लिया, और E. coli में हमारे पास दो E. coli हैं, ठीक है. ये उनका क्रोमोसोमल DNA हो गया और ये हो गया प्लास्मिड वाला. अब प्लास्मिड वाले में सपोज़ ये जो पीस है ये क्या है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट. ये जो मैं आपका रेड से बना रही हूँ, जीन ऑफ इंटरेस्ट. अब हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है डालने की कोशिश तो दोनों में ही की थी, पर सपोज़ इसमें नहीं गया, इस वाले E. coli में नहीं गया, बट इस वाले E. coli में वो जा चुका है. तो जिस E. coli में ये जो वेक्टर है वो एंटर कर चुका है, इसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट. और अब हमें इस वाले को और इस वाले को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है या सेपरेट करना है. तो उस सेपरेशन के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, वी नीड सिलेक्टेबल मार्कर्स. तो किसी भी वेक्टर में जो सिलेक्टेबल मार्कर हैं वो क्या क्या हो सकते हैं. जो पहला है इसमें हो सकता है एनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, इट कैन बी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और एनी gene, or it could be any enzyme producing gene. तो ये जो enzyme producing gene है ज़्यादातर हम अपने जो बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस हैं उसमें कौन सी जीन लेते हैं, LAC-Z जीन, जो क्या प्रोड्यूस करती है, इट प्रोड्यूसेस एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज. तो जनरली वी यूज़ आइदर antibiotic resistance gene or enzyme producing gene as a selectable marker for differentiating transformants from the non-transformants. अब हम आ जाते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी पर. फोर्थ हमने करना है, हम इसे कहते हैं restriction sites और we call it as recognition sites. रिकग्निशन साइट इसलिए क्योंकि वहाँ से रिकग्नाइज होगा, है ना. तो हमने इससे पहले जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में जब हम ये कर रहे थे कि रिकॉम्बिनेंट DNA कैसे बनाते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है प्लस जो वेक्टर है उसे हमें सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करना पड़ता है. अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं ये क्या होते हैं, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस जो DNA में प्रेजेंट होती है उनकी एक पर्टिकुलर रिकग्निशन साइट होती है या रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, वहाँ पर जाके कट करते हैं. फॉर एग्जांपल हमने किया था कि ECO-R1 ये जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है, GAATTC, और यहाँ पर भी
GAATTC 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, तो वो G और A के बीच में ऐसे कट करता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है। ऐसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की ये जो साइट है ये प्रेजेंट होनी चाहिए, एटलीस्ट वन शुड बी देयर, और एक ही होनी चाहिए, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक ही साइट होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा साइट होगी तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी कि हमारा ये जो वेक्टर है, सपोज़ इसमें 4 साइड्स प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा 1 2 3 4, 4 जगह से कट हो जाएगा। तो हमारे पास कितने फ्रेगमेंट्स आ गए, 1 2 3 4 फ्रेगमेंट्स आ गए। अब हमारा हो सकता है कि इन 4 फ्रेगमेंट्स में जो यहाँ था वहाँ हो सकता है ROP जीन हो, वो डिस्ट्रॉय हो जाए। यहाँ पर हो सकता है ओरी जीन हो या ओरी साइट हो, वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर मोर देन 1 रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं तो जो हमारा वेक्टर है वो पीसेस में ब्रेक हो जाएगा और हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो ये क्या होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव ओनली 1 साइट, सिर्फ एक साइट होनी चाहिए, ताकि ये यहाँ से खुले और यहाँ पर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेज की हेल्प से क्या करें, ऐड ऑन करें, एंड देन द पर्पस इज सॉल्व। ठीक है, और 5th है इसका जो पॉइंट है वो ये है कि ये जनरली स्मॉल होना चाहिए, कि जो स्मॉल साइज़ के वेक्टर्स होते हैं उनको हैंडल करना, एक्सपेरिमेंटेशंस करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू द लार्ज साइज वेक्टर्स। So these are the properties of the vectors. A good vector should have the following properties. अब हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स वेक्टर के। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वेक्टर है वो है PBR 322। इसको हम ऐसे लिखते हैं PBR 322। दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर, और दिस इज़ द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर। ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है। एक और चीज़, अगर हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो जनरली यही वेक्टर यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका ये जो नाम है, इसके नाम का क्या मतलब है। दिस P स्टैंड्स फॉर प्लास्मिड। B और R जो है ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। ठीक है, B इज़ फॉर बुलिवर एंड R इज़ फॉर रॉड्रिग्यूज। 322 is the code given to this vector. This is the meaning of, you can say, PBR 322. अब हम इसका डायग्राम करते हैं और ये देखते हैं कि इसमें कितनी रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है और क्या क्या प्रॉपर्टीज़। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ PBR 322। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कितनी रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट है। तो कितनी प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमने क्या किया था कि किसी भी अच्छे वेक्टर में कितनी रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, ओनली 1। बट यहाँ पर जो 8 रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है वो अलग अलग किसकी ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन की गई है। अगर हम एग्जांपल लें इको R1 का, तो आप देख सकते हो कि इको R1 की एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है। तो अगर हम ये एंजाइम यूज़ करते हैं, इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ करते हैं, तो वो यहीं पर कट करेगा और कहीं कट नहीं करेगा। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट है इस टर्म्स में कितनी होनी चाहिए, 1। ठीक है, कि एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक ही साइट प्रेजेंट होनी चाहिए, उसकी मोर देन 1 नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है तो उसकी डिफरेंट साइट्स हो सकती हैं। सो इस जो वेक्टर है इसमें हम देख लेते हैं कि रेस्ट्रिक्शन साइट्स कितनी प्रेजेंट है, या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए कितनी साइट्स प्रेजेंट है, 8। अब हम देखते हैं मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर में हमने क्या किया था कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होनी चाहिए एज फॉर सिलेक्टिंग ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो यहाँ पर एज सिलेक्टेबल मार्कर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंड हाउ मेनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स आर प्रेजेंट, 2। एक ये एम्पिसिलिन, AMP फॉर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ऊपर R लिखा है, R फॉर रेजिस्टेंस, TET फॉर टेट्रासाइक्लिन, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो ऐसी कितनी जीन्स प्रेजेंट है, देयर आर 2 जीन्स प्रेजेंट इन इट। प्लस
देयर इज़ वन ORI साइट विच इज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो यहाँ पर प्रेजेंट है, एंड वन ROP साइट which codes for protein for the replication of plasmid. So these are the important points regarding this plasmid PBr322. अब this PBr322 is very important vector क्योंकि हम commercial purpose के लिए इसी vector को use कर रहे हैं. अब हम कर लेते हैं कि there are some other vectors और कौन कौन से use होते हैं वो examples भी एक बार हम कर लेते हैं. तो इसके अलावा जो वेक्टर्स यूज़ होते हैं दे आर, जैसे बैक्टीरियोफेज है तो हमने किया था व्हाट इज़ बैक्टीरियोफेज, इट इज़ अ वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया. तो नॉर्मली जो बैक्टीरियोफेज हम यूज़ करते हैं, देर आर टू बैक्टीरियोफेजेस विच वी यूज़ कॉमनली, एक M13 फेज एंड द सेकेंड इज़ लैम्डा फेज. इसके अलावा हम और क्या यूज़ करते हैं, वी ऑल्सो यूज़ रेट्रो वायरसेस एज वेक्टर. तो रेट्रोवायरसेस जो होते हैं उनको डिसार्म करके हम उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं, जिसे हम इंसर्ट भी कहते हैं. जीन ऑफ इंटरेस्ट को वी ऑल्सो कॉल इट एज इंसर्ट, और देन वी कैन यूज़ इट एज वेक्टर. इसके अलावा BAC एंड YAC. BAC और YAC का फुल फॉर्म क्या होगा, B फॉर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम and YAC is yeast artificial chromosome. ठीक है, ये जो दो वेक्टर्स हैं BAC और YAC, ये कब डेवलप किए गए थे, जब हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम पूरा अपना ह्यूमन DNA का सीक्वेंस पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, तब हमने ये दो वेक्टर्स क्या किए थे, डेवलप किए थे. तो वैसे तो ये दोनों, पहले ये डेवलप हुआ फिर ये डेवलप हुआ, बट इस प्रोजेक्ट के लिए ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वर यूज्ड. इसके अलावा देयर इज़ वन मोर वेक्टर विच वी यूज पर्टिकुलरली इन केस ऑफ प्लांट. दैट वेक्टर इज़ नोन एज TI प्लाज्मिड. TI का यहाँ पर मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. तो है तो ये भी प्लाज्मिड, और प्लांट के केस में बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है. इनफैक्ट इसकी लिमिटेशन भी यही है कि इट कैन बी यूज्ड ओनली इन प्लांट. तो ये जो TI प्लाज्मिड है ये हमें कौन से ऑर्गेनिज्म से मिलता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन. अब इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन के इस TI प्लाज्मिड की. इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसमें एक पीस ऑफ DNA होता है जिसे हम कहते हैं tDNA. ठीक है, और ट्यूमर इंड्यूसिंग DNA. ये जो tDNA है इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल, और होस्ट सेल यहाँ पर हमारा क्या होगा, दैट विल बी अ प्लांट सेल, ओनली प्लांट सेल, एंड एनिमल सेल के लिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते. तो पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या हो गई कि इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल, यानी प्लांट सेल में ये चला जाता है, मेन DNA के साथ बाइंड हो जाता है, एंड देन इट इंड्यूसेस द प्लांट सेल टू डिवाइड. डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा, ट्यूमर बनेगा, बिकॉज यू नो दैट ट्यूमर इज़ नथिंग बट अ मास ऑफ सेल. तो ये इसने क्या किया, पहला सबसे पहले tDNA गया होस्ट सेल में, उसके DNA के साथ बाइंड कर गया, एंड देन इट इंड्यूसेस दैट सेल टू डिवाइड इंडेफिनेटली, जिससे क्या बन गया, ट्यूमर बन गया. इसलिए हमने इसे कहा ट्यूमर इंड्यूसिंग सेल. अब दिस इज़ प्रेजेंट नेचुरली इन प्लांट, और हमने क्या किया है, अंडर दिस टेक्नोलॉजी वी हैव मेड यूज़ ऑफ दिस टेक्निक. तो हम इस tDNA के साथ क्या करते हैं, वी पुट आर जीन ऑफ इंटरेस्ट. तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो सिमिलर वे में होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाएगा, एंड इट विल रेप्लिकेट इन द सेम वे, और वो आगे बट काम कौन सा करेगा, जो हमने कहा है, यानी कि जो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका जो भी फंक्शन है, फंक्शन वो परफॉर्म होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट TI प्लाज्मिड, and these are the common vectors which we use in biotechnological processes. इसमें से मोस्टली वेक्टर्स जो हैं वो रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, एक्सेप्ट PBr322 जो हम कमर्शियल यूज़ करते हैं, और जो ये YAC है इट वाज यूज्ड ड्यूरिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट.
So that's all for today student. Thank you and have a nice day.